गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे MIS-C के बारे में। MIS-C का लॉन्ग फॉर्म है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन रिलेटेड टू कोविड-19। तो ये एक नया प्रकार का रोग हम अभी देख रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चे रिकवर गए हैं कोविड के कारण, कोविड से रिकवर हो गए हैं, जिनको पिछले 4 हफ्ते पहले या फिर 8 हफ्ते पहले भी बच्चे को जिनको कोविड हुआ है, उनमें ये सिंड्रोम हम रिसेंटली देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं था कि इससे पहले ये सिंड्रोम नहीं था। फर्स्ट वेव में भी हमने केसेस देखे थे, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो इसकी तादाद भी बढ़ गई है। MIS-C के पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ गई है। तो इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि MIS-C रह सकता है? तो इसके लक्षणों में प्रमुख है कि बच्चे को हाई ग्रेड फीवर आता है। अगर बुखार बहुत तेज़ है, 3 दिन से ज़्यादा है, और फैमिली में किसी को अगर कोविड हो गया है या फिर बच्चे को कोविड हो गया है 1.5 या 2 महीने पहले, तो हमने MIS-C सस्पेक्ट करना चाहिए। इसमें एसोसिएटेड अगर हम सिम्टम्स देखें तो बच्चों की आंखें काफ़ी लाल होती है। उनको हम बोल सकते हैं कि नॉन पुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस, मतलब उसमें पीप नहीं बनता लेकिन आंखें लाल रहती है। गले में सूजन रहेगी, गांठें रहेगी, लिम्फेडिनाइटिस रहेगा, हाथ पैर के ऊपर रैशेस रहेंगे, डायरिया की हिस्ट्री रहेगी, बॉडी एक रहेगा। तो इस सिम्टम्स के साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं। इस स्टेज पे आपको MIS-C सस्पेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में आप इसको रिकॉग्नाइज करके ट्रीटमेंट देते हैं तो रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। अगर सिम्टम्स रिकॉग्नाइज थोड़ा लेट होते हैं या फिर बच्चा थोड़ा लेट प्रेजेंट करता है तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों में डैमेज होने की चांसेस रहते हैं। इसलिए कौन से स्टेज पे बच्चा आपके पास आता है, इसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। तो जब ऐसा बच्चा आपके पास आता है और आप उसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स काफ़ी बढ़े हुए मिलेंगे। एक डिसीज़ होता है कावासाकी डिसीज़, जो हमने पढ़ा है बच्चों में होता है, उसी के जैसे इसके लक्षण होते हैं सारे। लेकिन इसमें प्लेटलेट जो बाकी कावासाकी में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, इसमें प्लेटलेट कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशंस कावासाकी के जैसे ही होते हैं। तो अगर हम इनको इवेल्युएट करेंगे तो हो सकता है TLC बढ़ा हुआ मिले, प्लेटलेट थोड़े कम मिले। CRP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है। सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, फेरिटीन, CRP काफ़ी बढ़े हुए मिलेंगे। D डाइमर जो कि क्लॉटिंग का मार्कर है, वो डी रेंज मिलेगा। D डाइमर काफ़ी मात्रा में बढ़ा हुआ मिलेगा। PTINR डी रेंज रह सकता है। इसके अलावा जब ये सारी चीज़ें हो तो कोविड के एंटीबॉडीज़ जब हम सेंड करते हैं तो वो भी बढ़कर मिलेंगे, जो इंडिकेट करता है कि ये पोस्ट कोविड है और इसके कारण सारी चीज़ें हो रही है। तो ये जो MIS-C है, ये बुखार और बाकी चीज़ों के साथ साथ, जैसे इसका नाम है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन, तो मल्टीपल सिस्टम्स में ये इन्फ्लेमेशन करता है। बच्चे को मोस्ट कॉमनली जो हमने देखा है कि मायोकार्डाइटिस मिलता है, उसके कोरोनरीज डायलेट हो सकते हैं जिसके कारण से बच्चा कार्डियक फेलियर में जा सकता है। कुछ बच्चे इंसेफेलाइटिस के साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं, ब्रेन कन्वल्जन्स या अनकॉन्शियसनेस में। कुछ रीनल फेलियर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके KFT डीरेंज रह सकते हैं या फिर यूरिन आउटपुट कम रह सकता है। कुछ मिजेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस या फिर मिजेंट्रिक इन्फ्लेमेशन के साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वैरिड प्रेजेंटेशन है, लेकिन मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है। सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं, कोविड के लिए एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो हम इसको MIS-C लेवल करेंगे। अगर MIS-C का पेशेंट आपके पास आता है, उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं, तो उसको तुरंत एडमिट कर लेना है। और एक पीडियाट्रिशियन जो MIS-C के केसेस मैनेज करने में अनुभवी है, उससे उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बच्चों को एडमिट करना है, उनका बुखार कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल देना है, IV फ्लूइड्स देने हैं। अगर एसोसिएटेड सेकेंडरी इन्फेक्शन है, जैसे हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो MIS-C के, अगर आप उनका यूरिन टेस्ट कराओ तो उसमें काफ़ी सारे पस सेल्स मिलते हैं। अब ये पस सेल्स दिखने के कारण या फिर लिम्फ नोड दिखने के कारण बहुत बार क्या होता है कि इनको अननेसेसरी एंटीबायोटिक के ट्रायल दिए जाते हैं और जो डायग्नोसिस है वो डिले हो जाता है। इसलिए अगर ये सारे सिम्टम्स हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं, तो आपको कोविड के एंटीबॉडीज़ कराने हैं। एटलीस्ट आज के ईरा में, जब कोविड निकल जाएगा तो शायद हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन इस घड़ी में हमको MIS-C रूल आउट करना ज़रूरी है। तो अगर उसके साथ में अगर लिम्फेडिनाइटिस है, यूरिन में कुछ पस सेल्स दिखते भी है, तो एक एंटीबायोटिक आप जोड़ सकते हैं। लेकिन इनका मेन ट्रीटमेंट जो है वो है IVIG।
अब IVIG के जो गाइडलाइंस आए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको IVIG देना है 1 या 2 दिन में, आफ्टर विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स। साथ में अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं, बच्चा सिक है, तो आप मिथिलप्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं। मिथिलप्रेडनिसोलोन का स्टार्टिंग का डोज उन्होंने 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दिया हुआ है। तो इको भी कराना है। अगर इको में कोरोनरीज डायलेट होना शुरू हुआ है तो आपको बच्चे को एस्पिरिन शुरू करना है ताकि वहाँ पे थ्रोम्बोसिस ना हो और बच्चे को मायोकार्डियल इन्फेक्शन ना हो। अगर बच्चे के इसमें हमने देखा कि डी डाइमर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे इसमें भी आपको लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन के बारे में सोचना चाहिए। अगर डी डाइमर बहुत बड़ा है तो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन आपको देना है। तो इस प्रकार से बच्चे के सिम्टम के हिसाब से आपको मैनेज करना है। जो हमने देखा है पिछले साल के कोविड वेव में हमने जो MISC मैनेज की है, IVIG मिलने के बाद बच्चे की रिकवरी काफ़ी फास्ट है। IVIG एक कॉस्टली ड्रग है लेकिन डेफिनेटली इसमें वंडरफुली काम करता है और डेफिनेटली इंडिकेटेड है। तो जो पेशेंट IVIG के डोज को रिस्पॉन्ड नहीं करते और उनके सिम्टम्स अगर परसिस्ट रहते हैं तो उनको क्या करना है, उनको फिर कोविड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन मैनेज करने वाले अस्पताल में डेफिनेटली ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि पेशेंट को सेकंड डोज ऑफ IVIG देना है या फिर जो मिथिलप्रेडनिसोलोन है उसका डोज बढ़ाना है क्या। तो अगर नॉन रिस्पॉन्डिंग के पेशेंट में गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो उसमें मोर देन 20 mg पर केजी के हिसाब से भी डोज दिया हुआ है मिथिलप्रेडनिसोलोन का। लेकिन जब आप इतना ज़्यादा डोज देते हैं तो बच्चे की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर इन सिम्टम्स के साथ में बच्चा आता है तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। साथ में जो भी एसोसिएटेड कंडीशन है, अगर इंसेफेलाइटिस है, कन्वल्जन्स है, स्टेटस एपिलेप्टिकस में आया तो उसको मैनेज करना है। अगर कार्डियक फेलियर में आना है तो जो भी स्टैंडर्ड अपना कार्डियक फेलियर का मैनेजमेंट है, कार्डियक शॉक की मैनेजमेंट है, उसको आपको ट्रीट करना है। रीनल फेलियर का पेशेंट है, अगर रीनल फेलियर में गया है तो उनको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लगेगा डायलिसिस के रूप में, और उस हिसाब से ही आपको ड्रग्स भी सिलेक्ट करने होंगे। तो ये MISC को समझना ज़रूरी है, इसको अर्ली रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है और उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि अगर इसे जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा हमने देखा है IVIG को। थैंक यू।